दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर्रे बुक से चैप्टर 1। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि यह चैप्टर क्या है, इसका उपयोग आप अपने जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले यह जो आपका चैप्टर है इसको आप क्लास 8th 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे आप देखिए क्लास 8th में आपने रेशनल नंबर्स को पढ़ा था और क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम या फिर कहें संख्या पद्धति को पढ़ा था। तो दोस्तों मैं आपको इसकी शुरुआत करने से पहले क्लास 9th का कुछ रिवाइज कराना चाहता हूं। आप देखिए आगे। दोस्तों आप देखिए आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और आप देखिए आपको मैं क्लास 9th का कुछ बताना चाहता हूं। जैसे आप देखिए आपका जो पहला है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो आपका है पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर्स कहते हैं और इसे w से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो आपका है पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स कहते हैं और इसे z से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जो आपका चौथा है परिमेय संख्याएं, जिसे रेशनल नंबर्स कहते हैं, इसे q से प्रदर्शित करते हैं। और आपका अगला जो है अपरिमेय संख्याएं, जिसे इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं और इसे q ऊपर छोटा c रहता है, जिसे q कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। और आप देखिए आपका जो अगला है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, जिसे r से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आप इसमें देखिए आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। दोस्तों आप देखिए जो आपका पहला है प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। जिस संख्याओं का उपयोग हम गिनने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हम कैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही गिनते हैं ना। तो दोस्तों हम गिनती को 1 से शुरू करते हैं और जहां तक गिन सकते हैं या फिर कहें अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है 1 से लेकर, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए जो आपकी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दोस्तों अनंत तक जाएगा। और आप देखिए आगे जो आपका है पूर्ण संख्याएं। देखिए दोस्तों पूर्ण संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए जीरो को हम लिखेंगे और इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक आपका जाएगा, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में होना चाहिए कि पूर्ण संख्याओं का हमें जरूरत क्यों पड़ा। देखिए इसका जरूरत हमें इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए जैसे आप मान सकते हैं कि मैंने कहा कि मेरे हाथ में कितना पेन है, तो मेरे हाथ में पेन नहीं है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि मेरे हाथ में 0 पेन है। दोस्तों हमें नंबर सिस्टम में 0 को सम्मिलित करना पड़ा, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एक अलग ग्रुप बना, इसे पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। इसमें 0 को सम्मिलित किया गया है। अब आप देखिए दोस्तों जो आपका अगला है पूर्णांक इंटीजर्स। देखिए दोस्तों हमें इंटीजर्स की क्यों जरूरत पड़ी या फिर कहें पूर्णांक का क्यों जरूरत पड़ा। अब देखिए पूर्णांक का हमें जरूरत क्यों पड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हमें 2 ग्रुप संख्याओं का पता चल गया और हमें गणित को आगे तक ले जाने के लिए पूर्णांक संख्या का एक अलग से ग्रुप बनाना पड़ा। जैसे आप देखिए पूर्णांक संख्या आपका क्या होता है, 0 इधर जाएगा प्लस में, प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते दोस्तों यह आपका प्लस अनंत में जाएगा। इधर जाएगा -1 -2 -3 ऐसे करके दोस्तों यह आपका निगेटिव में जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप देखिए माइनस संख्या सम्मिलित है और प्लस संख्या सम्मिलित है। पूर्णांक आप देखिए यहाँ से आपका सम्मिलित है और इसमें माइनस संख्याओं को सम्मिलित कर लिया गया है, जिसे पूर्णांक कहते हैं। इसमें आप देखिए दोस्तों पूर्णांक की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर आप देखिए माइनस संख्या मिल रहा है और गणित में माइनस संख्याओं का अभी हमें जरूरत पड़ने लगा। आप देखिए पूर्णांक आपका जो होता है 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक
और शून्य पूर्णांक। देखिए दोस्तों, जो आपका 0 है यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यह धनात्मक और ऋणात्मक के बीच है। दोस्तों आपका जो 0 होता है न्यूट्रल होता है, 0 आपका सामान्य 0 है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आगे। दोस्तों अब आप देखिए जो आपका अगला है परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखिए दोस्तों, गणित जैसे आगे आगे बढ़ा वैसे हमें बटा वाली संख्याओं का भी जरूरत पड़ गया। जैसे आप देखिए, जैसे अगर कोई आम है उसको हमने 3 भाग में बांट दिया तो उसे गणित में कैसे लिखा जाएगा, 1/3। यहाँ पर आप देखिए बटे में संख्याएं आ रही हैं और आगे आपने क्या पढ़ा था, 1 2 3 जो बटे में नहीं था लेकिन यहाँ पर बटे में आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम दशमलव में भी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मेरे पास 2.5 चॉकलेट है, तो 2.5 चॉकलेट है आप बच्चे के पास। यहाँ पर दोस्तों दशमलव वाली संख्याएं भी सम्मिलित हैं। दोस्तों जो आपके किताब में दिया रहता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, उसके माध्यम से आप देखिए आपकी किताब में दिया रहता है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका Q जो है 0 के बराबर हो गया तो यह आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत तो हमें पता नहीं होता है कि कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए जो आपका P और Q है यह जो आपका है पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जैसे आप देखिए 0 होता है, धन में संख्याएं होती हैं और प्लस में संख्याएं होती है, लेकिन Q बराबर आप कभी भी 0 मत रखिएगा। जैसे आप देखिए P बराबर हमने 5 ले लिया और Q बराबर हमने -3 ले लिया, या फिर और भी हो सकता है। जैसे आप देखिए -3 +4। यहाँ पर दोस्तों आप कभी भी मत देखिएगा कि ऊपर और नीचे बड़ा और छोटे से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर पूर्णांक से मतलब है कि ऊपर और नीचे आपका पूर्णांक होना चाहिए। यह जो सब संख्याएं हैं यह आपका जो है परिमेय संख्याएं हैं। जैसे आप देखिए 1.33 इस पर बार दोस्तों यह जो आपका है सब परिमेय संख्या में आता है। इसको क्या हम लिख सकते हैं, इस वाले को 4/3। तो दोस्तों जो आपका बटे वाला संख्या होता है वह जो आपका है परिमेय संख्या है। और आप देखिए इसमें परिमेय संख्या में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। आपका पूर्णांक सम्मिलित होता है, पूर्ण संख्या सम्मिलित होता है और प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होता है। और आप देखिए अपरिमेय संख्या, मैं इसको भी बताता हूं इसके साथ। देखिए दोस्तों जो आपका अपरिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक, इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। देखिए कौन सी वो संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √3, √5 या फिर √7 कह दें। इसका देखिए दोस्तों पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आप कहेंगे कि इसे हम तो लिख सकते हैं, जैसे आप देखिए √3/1 और √5/1 बटा 1 तो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो आपका यह तो परिमेय संख्या हो गया। नहीं दोस्तों, यह आपका जो है परिमेय संख्या नहीं हुआ। जैसे आप देखिए इसको √3 का जो मान होता है 1.74 लगभग होता है और आपका आगे ऐसे बढ़ता जाता है। और आप देखिए यहाँ पर बटा 1, यहाँ पर देखिए दशमलव में ऊपर संख्या आ गया और बटा 1 है। और यह जो है शांत नहीं है, अशांत है, ठीक। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह आगे बढ़ता जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक पर 1 का पावर होता है। यहाँ पर देखिए 1 का पावर नहीं है, यहाँ पर देखिए √3 का पावर बराबर देखिए क्या होगा, 3 पर पावर 1/2, या फिर इसे कह सकते हैं 3 पर आधा का पावर है। तो दोस्तों ये इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। यहाँ पर देखिए √ ना लेकर हम क्यूब को भी ले सकते हैं। जैसे देखिए क्यूब, अब देखिए अपरिमेय संख्या जो आपका होता है इसी टाइप का नहीं होता। आप देखिए आपका जो होता है 1.324 या 1 5, ये सब जो है दोस्तों कामा यहाँ पर नहीं रहेगा। जो आपका है अपरिमेय संख्या है, मतलब 1.32415, मतलब यहाँ पर देखिए यह जो संख्या
दशमलव के इधर प्राप्त होगा, रिपीट नहीं होगा, ऐसी संख्या आती जाएगी। जबकि परिमेय संख्या में जो आपका है रिपीट हो सकती है कहीं पर संख्या, इसको आप काट कर देख लीजिएगा, संख्याएं रिपीट होंगी और शांत भी हो सकती हैं। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों अपरिमेय में आपका अशांत होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए जो आपका पाई होता है अपरिमेय होता है और 22/7 जो होता है आपका परिमेय संख्या होता है। अब आप कहेंगे कि पाई बराबर हम 22/7 को रखते हैं सवाल को हल करने के लिए। हाँ दोस्तों, हम पाई बराबर 22/7 को रखते हैं, लेकिन जो पाई का मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, लगभग पाई का मान 22/7 के बराबर होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 22/7 जो आपका है पूर्णांक है, और देखिए यहाँ पर p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। पाई का मान जो होता है लगभग 22/7 होता है। यह दोस्तों लगभग का चिन्ह है, ना कि पाई का मान जो करेक्ट है 22/7 होता है। और आप देखिए जो आपका अगला है वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स कहते हैं। तो आपने जितना पढ़ा पीछे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक, यह सब जो है दोस्तों वास्तविक संख्याएं में आ जाएंगे। वास्तविक संख्या देखिए क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों परिमेय संख्या में जो आपने सब पीछे पढ़ा वो सब आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया है। अब आप देखिए क्लास 10th में जो आपका है उसको। दोस्तों आप देखिए जो आपका अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोस्तों आप देखिए क्लास 10 में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानना पड़ेगा। तो इसको जानने से पहले दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने भाग लिखा है, इसको मैं हल करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देखिए आपका क्या है 9/28। तो देखिए दोस्तों 3 बार जाएगा, 3 9 27, और जब आपका घटेगा तो 1 आएगा। और यहाँ पर आप देखिए दूसरे में 11 3 33 पूरा चला जा रहा है 33, घटेगा तो आपका 0 बचेगा, या फिर हम कह सकते हैं कट कुट। ठीक, और आप देखिए दोस्तों जो आपका तीसरा है यह इन दोनों से अलग है, क्योंकि आप देखिए दोस्तों बाहर वाला बड़ा है अंदर वाला छोटा है। इसमें आप देखिए बाहर वाला छोटा है और अंदर वाला बड़ा है। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाहर वाला बड़ा है और अंदर वाला छोटा है तो हम बाहर वाले में 0 से गुणा करते हैं। तो जब हम इसमें 0 से गुणा करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और जब यह 0 में से घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों इन तीनों को तो मैंने हल कर लिया, और आप देखिए आगे। अब देखिए 28 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 बराबर 3 9 27, 9 गुणे 3 और प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। इसको आप देखिए क्या लिख सकता हूँ 33 बराबर 11 गुणे 3 प्लस 0। इसको आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 11 बराबर 13 गुणे 0 प्लस 11। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्तों आप देखिए हिंदी में भाजक कहते हैं और इसे भाज्य कहते हैं। इस बीच वाले को इसको दोस्तों भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप देखिए जो आपका 28 है भाज्य है, तो भाज्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल। प्लस, और आप देखिए शेषफल लिख सकते हैं दोस्तों आप देखिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसे एक संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप देखिए दोस्तों भाज्य को ए से लिखा जाता है
और भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो आप देखिए a बराबर हम लिख सकते हैं BQ प्लस r। बस दोस्तों यही जो आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और आप देखिए इसके साथ एक शर्त है जो आपका देखिए क्या है कि जो आपका r है यह कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए इसमें आपका 1 आया, इसमें 0 आपका आया, इसमें 11 आया जो कि 0 से बड़ा है। दोस्तों जो आपका r है यह 0 के बराबर आ सकता है, यह बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर आप देखिए 0 आ गया r बराबर। और आप देखिए दोस्तों जो आपका b है कभी भी r से छोटा नहीं होगा, हमेशा r से बड़ा होगा। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं b हमेशा बड़ा होगा r से। क्योंकि आप देखिए दोस्तों अगर जो आपका r है b से बड़ा आ गया तो भाग और चला जाएगा, तो आगे जाकर आपका जो r है वह b से छोटा होगा। तो दोस्तों इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। आप देखिए क्या होगा, 0 छोटा है या फिर बराबर हो सकता है r से, और r जो आपका है छोटा होगा b से। तो दोस्तों यही जो आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दोस्तों आप देखिए जो आपके बुक में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिभाषा लिखा रहता है उसको आप देखिए। दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर कामा ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस r, जहां पर 0 छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है r से और r छोटा होगा b से। तो दोस्तों मैंने आपको आगे बता चुका हूं कि यह कैसे होता है। अब आप देखिए इस परिभाषा को देखिए। दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि 1 2 3 ऐसे करते हुए अनंत तक। और आप देखिए a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब है कि 0 1 2 3 q बराबर हो सकता है। जैसे आप देखिए q बराबर हमने तीसरे वाले में 0 प्राप्त किया था और r बराबर हमने दूसरे में 0 प्राप्त किया था। यहाँ पर आप देखिए पूर्ण संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि जैसे 4/5 या फिर कह सकते हैं 9/4 या फिर 4/3 ऐसे कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, यहाँ पर ऊपर बड़ा और छोटा कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि ऊपर आपका है 5 और नीचे आपका है 7, तो यह कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह आपको सब समझ में आया होगा। अब आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये एल्गोरिथम देखिए क्या है। जब दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग सवाल को हल करने में करते हैं तो इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम देखिए दोस्तों जो आपका होता है यह प्रमेयिका पर काम करता है। दोस्तों आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम HCF को निकालने में करेंगे। और आप देखिए प्रमेयिका आपका क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो सत्य होता है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको आगे बताया कि यह कैसे होता है सिद्ध करके, और यह आपका सत्य होता है, यही आपका प्रमेयिका है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।